आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया केस स्टडी का पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के बेनिफिट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ केस स्टडीज। यद्यपि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अत्यधिक महत्व है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अत्यधिक महत्व है। फिर भी इस प्रणाली की कुछ सीमाएं भी हैं। इन सीमाओं को अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है फर्स्ट क्या है इसकी सीमा? केवल कुछ ही इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रथम सीमा यह है कि इसके अंतर्गत केवल कुछ थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। इसकी पहली व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की पहली सीमा क्या है कि इसके अंतर्गत केवल कुछ ही या थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन के आधार पर उसके कंक्लूजन निकाल लिए जाते हैं। यदि इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो निष्कर्ष को सामान्य रूप से सभी इकाइयों पर लागू किया जाए। और इस पर हम विशेष रूप से ध्यान दें इन परिस्थितियों पर, तो निष्कर्ष को सामान्य रूप से सभी इकाइयों पर लागू किया जाए तो निश्चित ही धोखा खाने की संभावना रहती है। धोखा खाने की संभावना रहती है। सेकेंड इज अवैज्ञानिक विधि। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अवैज्ञानिक विधि ही नहीं वरना असंगठित विधि भी है। ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है वो अवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि असंगठित विधि भी है। वास्तव में इस प्रविधि में इकाइयों के चुनाव एवं संकलन करने पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता और चुनाव एवं संकलन करने पर कोई भी प्रकार का जो नियंत्रण है वो नहीं रहता। साथ ही कोई निश्चित वैज्ञानिक एवं संगठित पद्धति का भी सहारा नहीं लिया जाता। इसी रूप में यह अवैज्ञानिक विधि है। इसीलिए ये क्योंकि इसमें कोई भी निश्चित वैज्ञानिक एवं संगठित पद्धति का सहारा नहीं लिया जाता, इसी रूप में यह अवैज्ञानिक विधि भी है। थर्ड इज अधिक शुद्धता। व्यक्तिगत अध्ययन में डायरी, पत्र, जीवन, इतिहास आदि से प्राप्त सामग्री का उपयोग होता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में डायरी, पत्र, जीवन, इतिहास आदि से प्राप्त सामग्री का उपयोग होता है, लेकिन ये सब रिकॉर्ड एवं पत्र दोषपूर्ण होते हैं। ये सब रिकॉर्ड हैं और ये पत्र हैं वो दोषपूर्ण होते हैं, जिन पर आधारित अध्ययन एवं निष्कर्षों का भी दुष्पूर्ण एवं अशुद्ध होना संभाविक है। इसीलिए इन पर आधारित अध्ययन पर एवं निष्कर्षों का भी जो दोषपूर्ण एवं अशुद्ध होना स्वाभाविक है। फोर्थ इज दोषपूर्ण जीवन इतिहास। यह प्रणाली अपने अध्ययन में जीवन इतिहास का प्रयोग करती है। ये जो प्रणाली है व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली जो है वो अपने अध्ययन में जीवन इतिहास का प्रयोग करती है, परंतु ये जीवन इतिहास दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अपने अध्ययन में जीवन इतिहास का प्रयोग करती है, लेकिन जो ये जीवन इतिहास है वो दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होते हैं। इसकी कुछ अन्य सीमाएं भी हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कुछ अन्य लिमिटेशंस भी हैं, अदर लिमिटेशंस। फर्स्ट इज केस अध्ययन विधि में सब्जेक्टिव अधिक पाई जाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर पड़ता है। केस अध्ययन विधि में प्रतिकूल प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर पड़ता है। इस विधि में शोधकर्ता जो रिसर्चर है तथा अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाई के अधिक निष्ठता तथा सौहार्द स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि रिसर्चर सामाजिक इकाई से प्राप्त तथ्य का सही वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाता। केस अध्ययन विधि में आत्मनिष्ठ अधिक पाई जाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर भी पड़ता है। जो अध्ययन का
स्टडी का कंक्लूजन निकलता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इस विधि में जो रिसर्चर है तथा अध्ययन के लिए जो चुने गए सामाजिक सोशल यूनिट है वो अधिक घनिष्ठता तथा सौहार्द स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि शोधकर्ता सामाजिक इकाई से प्राप्त तथ्य का सही वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाता। जिसका परिणाम क्या होता है कि वो रिसर्चर जो है वो सोशल यूनिट से जो प्राप्त तथ्य हैं उनका सही वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं कर पाता। केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता में निश्चितता का मिथ्या भाव उत्पन्न हो जाता है और केस अध्ययन विधि में जो शोधकर्ता रिसर्चर है उसका निश्चितता का मिथ्या भाव उत्पन्न हो जाता है। शोधकर्ता अपने निष्कर्ष के बारे में इतना विवश हो जाता है कि वह अपने अध्ययन में सम्मिलित केसेज का प्रतिनिधि मानकर एक खास तरह के परिणाम के बारे में पूर्णतः निश्चित हो जाता है। इस तरह की निश्चितता का कुप्रभाव ये होता है कि शोधकर्ता डिजाइन के मूलभूत नियमों बेसिक प्रिंसिपल्स की पूर्णतः उपेक्षा कर बैठता है और उनको इग्नोर कर बैठता है। जो कि डिजाइन के वो मूलभूत नियम है उसको इग्नोर कर बैठता है। गुडे तथा हॉट ने इस अवगुण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शोधकर्ता अपने निष्कर्ष के बारे में अनिश्चितता का एक मिथ्या भाव विकसित कर लेता है। इस भाव के परिणाम कई होते हैं परंतु उनमें से अधिकतर को एक ही मुख्य शीर्षक के अंतर्गत रखा जा सकता है। शोध डिजाइन के मूलभूत नियमों की अपेक्षा करने का प्रलोभन है। रिसर्चर मूलभूत नियमों की पूर्णतः अपेक्षा उनको इग्नोर कर बैठता है। गोडे तथा हॉट ने इस अवगुण पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो शोधकर्ता है वो अपने निष्कर्षों के बारे में अनिश्चितता का एक मिथ्या भाव विकसित कर लेता है अपने अंदर और इस भाव के परिणाम कई होते हैं और जो ये भाव है उसके परिणाम कई होते हैं परंतु उनमें से अधिकतर को एक ही मुख्य शीर्षक के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन जो उनमें से अधिकतर है उनको एक ही मुख्य शीर्षक के अंतर्गत रखा जा सकता है। शोध डिजाइन के मूलभूत नियमों की उपेक्षा करने का प्रलोभन है। थर्ड इज केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता पर पूर्ण जवाबदेही इस बात की भी दी जाती है कि वह किसी सामाजिक इकाई यानी सोशल यूनिट जैसे व्यक्ति या परिवार के कर सामाजिक इकाई के बारे में बहुत सारी सूचनाओं को तैयारी करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। उनके द्वारा दी गई सूचनाओं की वैधता की जांच करने का कोई तरीका इस विधि में नहीं बतलाया गया और जो वो सूचनाएं देते हैं उनका कोई भी वैधता की जांच करने का कोई भी तरीका इस विधि में नहीं बतलाया गया है। वे जो कुछ भी सूचना प्रदान करता है उसे मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता और जो भी उन्हें सूचना मिली है वो उनको ही मान लेता है क्योंकि उनके मानने के अलावा और कोई उनके पास रास्ता नहीं रहता। अतः आलोचकों ने केस अध्ययन विधि को एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि नहीं माना है केस अध्ययन विधि में जो रिसर्चर है वो पूर्ण जवाबदेही इस बात की भी दी जाती है कि वह किसी भी सामाजिक यूनिट जैसे व्यक्ति या परिवार के इतिहास केस हिस्ट्री को तैयार करता है और ऐसा करने के लिए काफ़ी प्रयास करता है और सामाजिक जो सोशल यूनिट के बारे में बहुत सारी सूचनाओं को तैयार करता है और जो उसे सूचनाएं मिली उनका विश्लेषण करता है। फिर उसके द्वारा जो वो सूचनाएं तैयार की गई हैं जो वैधता की उनकी जांच करने का कोई भी तरीका नहीं होता है, इसीलिए वो उसी को मान लेता है और जो भी उसे सूचना प्रदान करता है उसे मान लेना, उसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। अतः आलोचकों ने केस अध्ययन विधि को एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि नहीं माना है। फोर्थ पॉइंट इज केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन में समय काफ़ी लगता है। केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन में समय काफ़ी लगता है। शोधकर्ता को प्रत्येक केस के बारे में विस्तारित रूप से सूचनाएं तैयार करनी होती हैं और शोधकर्ता को रिसर्चर को प्रत्येक केस के बारे में विस्तारित रूप से सूचनाएं तैयार करनी होती हैं। सच पूछा जाए तो शोधकर्ता को केस के सभी पहलू अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य को अध्ययन में रखते हुए उनका इतिहास तैयार करना होता है, इसीलिए ये काफ़ी समय लेने वाली विधि है। साथ ही साथ यह विधि एक खर्चीली विधि भी है क्योंकि इसमें धन की बर्बादी भी कम नहीं होती।
और केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन में समय काफ़ी लगता है, ज़्यादा टाइम लेती है और रिसर्चर जो है वो प्रत्येक केस के बारे में विस्तारित रूप से सूचनाएं तैयार करता है। और सच पूछा जाए तो जो रिसर्चर है वो केस के सभी पहलुओं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में को ध्यान में रखते हुए उनका इतिहास तैयार करता है। इसीलिए ये काफ़ी समय लेने वाली विधि है और साथ ही साथ ये विधि एक खर्चीली विधि भी है, कॉस्टली मेथड भी है, क्योंकि इसमें धन की बर्बादी भी कम नहीं होती। इसमें धन की भी बर्बादी कम नहीं होती, क्योंकि मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है इसमें धन की, इसीलिए ये केस अध्ययन विधि की एक लिमिटेशन है। 5 इज केस अध्ययन विधि में चूंकि शोधकर्ता व्यक्ति से उनके गत अनुभूतियां एवं घटनाओं के बारे में पूछकर एक इतिहास तैयार करता है, जिसके बाद में विश्लेषण कर किसी का निष्कर्ष पर पहुंचता है। केस अध्ययन विधि में क्योंकि जो शोधकर्ता है वो व्यक्ति से उनके गत अनुभूतियों एवं घटनाओं के बारे में पूछकर एक इतिहास तैयार करता है, फिर जिसके बाद वे विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद वो उस पर विश्लेषण करता है और फिर उसका कंक्लूजन निकालता है, उसके कंक्लूजन पर पहुंचता है। 7 केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता किसी एक केस का अध्ययन कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहता है। और केस अध्ययन विधि में जो रिसर्चर है वो किसी एक केस का अध्ययन कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहता है। अक्सर देखा गया है कि किसी एक केस अध्ययन के आधार पर लिया गया निष्कर्ष सही नहीं होता, और अक्सर ये देखा गया है कि किसी एक अध्ययन के आधार पर लिया गया जो निष्कर्ष है वो सही नहीं होता। अगर वे निष्कर्ष संबंधित केस के लिए सही भी हो जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि अगर वे निष्कर्ष संबंधित केस के लिए सही भी हो जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि उसे अन्य समान व्यक्तियों या सामाजिक इकाइयों के लिए भी सही माना जा सकता है। यदि वो एक के लिए सही भी बैठ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और व्यक्ति या किसी सामाजिक यूनिट के लिए वो सही माना जा सकता है। 7 केस अध्ययन कई पूर्व कल्पनाओं यानी प्रियजम्पशन पर आधारित होते हैं जो कभी कभी वास्तविकता की कसौटी पर सही नहीं उतरते। केस अध्ययन जो है वो पूर्वी अजम्पशन पर आधारित होते हैं जो कि कभी कभी वास्तविकता की कसौटी पर नहीं उतरते, और परिणाम स्वरूप केस अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़े हमेशा शक के घेरे में रहते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो केस अध्ययन विधि है उससे जो प्राप्त आंकड़े हैं वो हमेशा शक के घेरे में होते हैं। 38 केस अध्ययन का उपयोग सीमित क्षेत्र लिमिटेड क्षेत्र में होता है और इसे बड़े समूह या समाज के अध्ययन में उपयोग नहीं किया जा सकता। और ये लिमिटेड जो केस अध्ययन विधि है वो लिमिटेड क्षेत्र में होती है और इसे बड़े समूह या समाज में अध्ययन का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस विधि में प्रतिदर्शन का भी उपयोग संभव नहीं है और केस अध्ययन विधि में प्रतिदर्शन का भी उपयोग संभव नहीं है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की आधारभूत धारणाएं, अब इसकी कुछ आधारभूत धारणाएं भी हैं। घटना के विभिन्न अंगों के कार्यकरण संबंध होते हैं। क्या होता है, घटना के विभिन्न अंगों में कार्यकरण संबंध होते हैं। व्यक्तित्व अध्ययन विधि द्वारा सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है और व्यक्तिगत अध्ययन विधि में के द्वारा सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग सामान्य व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन में अत्यधिक उपयुक्त रहता है और इसी विधि का जो उपयोग है वो सामान्य व्यक्तियों के व्यवहार में अत्यधिक उपयुक्त रहता है। बाल अपराधी मन सैन्य विकसित तथा सैन्य विकसित से ग्रस्त लोगों के व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए यह विधि उपयुक्त रहती है और बाल अपराधी और विकसित तथा स्थानीय विकसित से ग्रस्त लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए यह विधि उपयुक्त रहती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।